आपके सेहत से जुड़ी हर समस्या, उसका हल जानिए अपने डॉक्टर से। सिटी चैनल के कार्यक्रम मेरा डॉक्टर। पूरी खाने से, ये केमिकल पदार्थ खाने से मुंह के अंदर बीमारी पैदा होती है जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोला जाता है। ये गर्भपात की गोली अगर फेलियर हुई तो गर्भपात ही करना चाहिए, ये प्रेग्नन्सी कंटिन्यू नाही करना चाहिए। त्यांची सगळी माहिती असायला पाहिजे की काय गोष्टी केल्याने काय परिणाम होऊ शकतात, ते त्यांना गंभीर स्वरूपाचे आजार होऊ शकतात, त्याच्यानंतर त्यांना पुढच्या आयुष्यात लग्न झाल्यावर आणखी काही प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात, तर असं न करणे जास्त योग्य आहे। लेकिन हम जैसा वेस्टर्न लोगों का अनुकरणशील है, हम उनका अनुकरण कर करके ये सब आदतें हमारे में आ रही है, जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, पिज्जा, बर्गर, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है और हमारा मोटापा भी बढ़ता है। मंगलवार एवं शुक्रवार समय सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, रात 10 बजे। तो देखना ना भूलिए मेरा डॉक्टर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शुक्रवार की तर्ज पर शनिवार को भी उजागर हुई रहस्यमयी चोरी। नमूना की 3 दुकानों में सेंध। एक बकरा चाय, बीड़ी और चिलम पीने का शौकीन। 39 आर भूखंड मुद्दे पर मनपा की आम सभा स्थगित। 2 सितंबर को होगी विशेष आम सभा। 2011 के होमगार्ड भर्ती में भारी भ्रष्टाचार का आरोप। और अंबा नगरी में चोरों की टोली मचा रही है उत्पात। गश्त बढ़ाने की पुलिस से मांग। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स। धान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है कुछ अजीबोगरीब। अंबा नगरी में एक ऐसा बकरा मौजूद है जो चाय पीता है, बीड़ी और चिलम तक पी जाता है। ये बकरा चिलम और बीड़ी का इतना शौकीन है कि अगर उसे समय पर बीड़ी या चिलम न मिले तो अच्छा खासा हंगामा मचा देता है। अंबा नगरी में एक ऐसा बकरा मौजूद है जो चाय पीता है, बीड़ी पीता है और चिलम तक पी जाता है। देख लीजिए, यह है वो बकरा
ये है चाय पीने का शौकीन बकरा। ये बकरा सिर्फ चाय नहीं पीता तो चिलम और बीड़ी का भी मजे से लुत्फ उठाता है। सिटी न्यूज के समस्त प्रेक्षक देख सकते हैं कि ये बकरा किस तरह बीड़ी के कष्ट का मजा उठा रहा है। अम्बानगरी के गाड़गे नगर स्थित शेगांव के झोपड़पट्टी में फिलहाल ये अद्भुत बकरे का निवास है। ये बकरा पाला है प्रेमदास तायडे नामक गुणवंत बाबा के भक्त ने। काले रंग का ये बकरा चाय, बीड़ी और चिलम का इस कदर शौकीन हो गया है कि अगर दिन में 3 बार इसे बीड़ी, चाय और चिलम ना मिले तो वह अच्छा खासा हंगामा भी खड़ा कर देता है। क्या आपने देखा है कभी ऐसा बकरा? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है सराफा बाजार के एक व्यवसायी कनुगा परिवार की अनूठी पारिवारिक रक्षाबंधन एक मिसाल बन गई है। सराफा बाजार निवासी वो प्रसिद्ध नमक व्यवसायी कनुगा परिवार द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले रक्षाबंधन त्योहार एक मिसाल है। ये परिवार हमें एकता सिखाता है। इनका परिवार पूरे देश भर में फैला हुआ है, लेकिन रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर पूरे देश भर से ये परिवार अमरावती पधारता है और एक ही छत के नीचे भव्य राखी का त्योहार मनाया जाता है। ये परिवार पारिवारिक एकता का प्रतीक माना जाता है। ये परिवार बरसों से इसी तरह प्रेम के साथ राखी का त्योहार मनाते आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। मेरी बहन मुड़ी भाई अमरावती को है। हम अम्बानगर से और राजस्थान कोटा से सब भाई लोग रक्षाबंधन के लिए आए हैं और हमारा प्रेम ये कायम रहे और अमर रहे, इतनी भगवान से उम्मीद है हमारे को। हमें बहुत खुशी है कि हमारी बहन के यहाँ पे हम लोग सब मिलके आते हैं और उनका इतना प्रेम है कि बोल नहीं सकते। बोलने में भी हमारे आगे कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे इतनी उम्र के अंदर में हमारी बहन बड़ी होके भी हम लोग सब झुक जाते हैं उनके आगे। उनका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। भगवान उनको 1000 की उम्र दे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करती हूँ। मेरा नाम मुरीबाई कानूगा है। मेरी उम्र 83 वर्ष की है। मेरे 5 भाई रक्षाबंधन के कुछ भी हो पर आते हैं मेरे रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि हमारे भाई लोग भाभी लोग इतना प्रेम रखते हैं, हमारे माँ बाप की याद भी नहीं आने देते कभी। मैं कोटा रहता हूँ और हमारी बड़ी बहन अमरावती में मुलीबाई रहती है और हमारे पूरा परिवार अम्बा में रहता है। वहाँ से हमारे 4 भाई और मैं 5 भाई, हम हर त्योहार को रक्षाबंधन को हमारी बड़ी बहन के वहाँ आते हैं। रक्षाबंधन से इनका प्रेम हमको खिंच के लाता है। आज इनकी 83 उम्र होते हुए हमारे माँ बाप की हमको महसूस कमी नहीं दी है। अगली खबर है स्थानीय नमूना स्थित 3 कपड़ों की दुकानें अज्ञात चोरों ने फोड़कर कुछ कपड़े, नकदी राशि के साथ कई चीजों पर हाथ साफ कर लिया। शुक्रवार को राजरसिक शोरूम में जो वारदात हुई थी, वैसी ही करतूत इन अज्ञात चोरों की टोली ने नमूना के चुन्नू मुन्नू, निशा एंड निशा और देवरानी वस्त्रालय इन दुकानों में की थी। शनिवार की सुबह स्थानीय नमूना स्थित चुन्नू मुन्नू, निशा एंड निशा और देवरानी इन तीनों दुकानों में चोरी की बात उजागर हुई। निशा एंड निशा का शटर तोड़ने के प्रयास असफल होने के बाद इन चोरों ने चुन्नू मुन्नू का शटर तोड़कर भीतर प्रवेश किया, जहां से 35,000 रुपए नकदी और कुछ कपड़े चोरों ने चुरा लिए। उसके बाद यही चोरों की टोली खिड़की का ग्रिल तोड़कर देवरानी साड़ीज में प्रवेशित हुई। यहां से क्या चोरी हुआ है ये तो साफ नहीं हो पाया, पर एक बात जो सबको चकित करा गई वो थी लेडीज स्टैचू की स्थिति। शुक्रवार को जब राजरसिक में चोरी उजागर हुई तो यहाँ भी अज्ञात चोरों ने लेडीज स्टैचुओं को विवस्त्र कर मानसिक विकृति का परिचय कराया था। शनिवार की चोरी में भी यही साम्यता पाई गई। देवरानी साड़ीज में रखा लेडीज स्टैचू बाकायदा गद्दी पर लिटाकर उसे विवस्त्र किया गया था। ये स्टैचुओं को विवस्त्र करना चर्चा का विषय बन गया है। इन चोरों ने अपने पुराने कपड़े घटनास्थल पर ही छोड़कर नए कपड़े पहनकर पलायन किया, वह भी शुक्रवार को उजागर हुए चोरी के ही तर्ज पर। देवरानी में कुछ सिनेमा के टिकट भी बरामद हुए हैं जो लास्ट शो 9 से 12 के हैं। चोरी की जांच करने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड पुलिस पथक भी पहुंच गया था। डॉग स्क्वाड नमूना के मस्जिद तक पहुंचकर बेरंग लौट जाने से
पुलिस को अब साइंटिफिक जांच कर इन चोरों को ढूंढने की कारगर कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सन 2011 में हुए होमगार्ड भर्ती में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आरोप सिद्धार्थ क्रीड़ा मंडल के पदाधिकारियों ने लगाया है। इस आशय का ज्ञापन भी जिलाधीश को सौंपा गया है। सन 2011 में हुए होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग सिद्धार्थ क्रीड़ा मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में की। इस ज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया में जातीयवाद एवं घोटाले का आरोप भी नमूद किया गया है। 2011 मध्ये होमगार्डची भरती घेण्यात आली। त्या भरतीमध्ये आमच्या विजयपुरातील 150 की 200 युवक होते। त्या युवकांनी अत्यंत परिश्रम करून भरती देण्यात आली। त्या भरतीमध्ये आमच्या फिरोजपुरातील युवकांना कोणाला छातीमध्ये काढण्यात आले, कोणाला हाईटमध्ये काढण्यात आले, कोणाला आपल्या फिजिकलमध्ये काढण्यात आले। तर ह्या मुलांनी याच्या अगोदर पोलीसमध्ये भरती दिली होती। एक डाव सोडून 2 डाव पोलीसमध्ये भरती त्यांनी दिली। त्या भरतीमध्ये लेखी परीक्षेत पास झाले, फिजिकलमध्ये पास झाले आणि मेरिट याच्यावर त्यांना काढण्यात आले पोलीस खात्यातून। तर त्यांनी या आमच्या युवक याला फिरोजपुरातील युवकाला त्यांनी त्या याच्यामधून होमगार्डमधून त्यांना म्हणजे लेखीमध्ये ना पास करण्यात आले आणि फिजिकलमध्ये पास करण्यात आले। ही भरती जी आहे ही भरती एकदम अत्यंत घोटाळ्याची भरती झालेली आहे। आपल्या वार्डातील आता समोरच्या इलेक्शनात म्हणा पाहिजे आपल्या वार्डातील त्यांनी आपले जवळचे त्यांनी कॅन्डिडेट लावलेले आहेत आणि पैसे घेऊन कॅन्डिडेट लावलेले आहेत आणि म्हणजे जेव्हापासून होमगार्ड हे सेवा अमरावती शहरामध्ये आली तेव्हापासून 90% त्यांच्यामध्ये त्या सेवेमध्ये रुजू करणारे जे लोक जे होते सर्वात जास्त बौद्धिस्ट समाजाचे होते। आणि आता आम्हाला असं ऐकण्यात येते की तिथले जे अधिकारी जे आहेत तिथले अधिकारी असे म्हणतात की फिरोजपुरातील आम्हाला तिथले लेडीजही नाही पाहिजे तर जेंट्सही नाही पाहिजे। फिरोजपुरातील अगर त्यांना दाखला दाखवला तर ते म्हणतात की मागच्या वर्षी तर फिरोजपुरातले कुठलेच त्यांना म्हणजे विद्यार्थी घेण्यात नाही आले। तर आमचं असं मत आहे की या भरतीवर डबल भरती या म्हणजे घेण्यात यावी आणि हा भ्रष्टाचार जो झालेला आहे या भ्रष्टाचाराला ज्या लोकांनी भ्रष्टाचार केला त्यांना पोलीस खात्या म्हणजे फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात यावी। सर्व जाती धर्माच्या लोकांची विनंती। शनिवार को करीब घंटा भर देरी से शुरू हुई महानगर पालिका की आम सभा 39R भूखंड मामले पर गर्माकर कुछ ही घंटे में स्थगित कर दी गई। सभी सदस्यों ने प्रशासकीय अहवाल की मांग की तो आम सभा में अच्छा खासा हंगामा हो गया और आम सभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 2 सितंबर को विशेष आम सभा बुलाकर ये मुद्दा सुलझाने की जानकारी एडवोकेट महापौर किशोर शेड़गे ने दी है। शनिवार को अमरावती महानगर पालिका की नियोजित आम सभा सदस्यों की उपस्थिति कम रहने की वजह से करीब घंटा भर देरी से शुरू हुई। जैसे ही आम सभा की कार्रवाई शुरू हुई पूरे सभागृह में हंगामा शुरू हो गया। 39R भूखंड मुद्दे पर यह हंगामा खड़ा हो गया था। 39R भूखंड का ये मुद्दा मंत्रालय स्तर तक जा पहुंचा है, जिस पर अच्छी खासी गर्मागर्मी हो रही है। 2 विधायक, बिल्डर लॉबी और भूखंड खरीदार सभी इस विवाद में अपने अपने दावे प्रति दावे कर रहे हैं। इसी मुद्दे का सच उजागर करने के लिए सिटी न्यूज के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया ने विधि तज्ञ एडवोकेट मिलिंद जोशी से सविस्तर चर्चा कर विविध पहलुओं पर प्रकाश डालकर विभिन्न पहलुओं को उजागर किया था। उसी तरह कई जानकारों से भी 39R के नियमों पर विचार विमर्श कर सत्य उजागर करने की पहल की गई थी। मीडिया में प्रकाशित ये विषय भी मनपा के आम सभा में पुरजोर तरीके से उठाया गया। पार्षद प्रदीप बाजड़, दिगंबर डाके, मिलिंद चिमोटे, सुनील मेरे ने इन नगर सेवकों ने 39R का प्रशासकीय अहवाल आम सभा पटल पर रखने की पुरजोर अपील करते हुए अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। संपूर्ण शहरामध्ये महानगरपालिकेमध्ये 200 कोटीचा घोटाळा झाला किंवा 200 कोटीचा भूखंड घोटाळा झाला। ही जी चर्चा आहे ही संपूर्ण शहरामध्ये पुराच्या तुंडी होती आणि त्याच्यानंतर हा विषय विधान परिषदेमध्ये गेला, विधानसभेमध्ये गेला आणि तो आवाजाचा गरजेचा आहे अशा पद्धतीने झालेला आहे। त्या दिवशी आपल्या गटनेत्याच्या बैठकीमध्ये जी चर्चा झाली त्या चर्चेच्या सन्माननीय आरोग्य साहेबांनी ज्या पद्धतीनं त्याच्यावर सांगितलं तर आणि त्याच्यामध्ये कृष्ण आणि कृष्ण बाहेर आले। सभापती मला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की आज कुठंतरी आम्ही सांगितलं की ह्या विषयामध्ये ना मुख्यमंत्री जबाबदार आहे
ना याच्यामध्ये कोणत्याही पक्षाचा झालेला महापौर जबाबदार आहे. हे अनेकदा सांगितलं. मलाही 10-15 वर्षामध्ये जे महापौर झाले असतात त्या महापौराचा याच्यामध्ये कुठं संबंध नाही. पण शहरामध्ये ज्या पद्धतीनं वृत्तपत्रांमधून ज्या बातम्या आल्या त्याच्यामध्ये असं दाखवलं गेलं किंवा काही लोकप्रतिनिधीकडून असं दाखवलं गेलं की ह्या सभागृहामध्ये बसलेले नगरसेवक महापौर यांनी मिळून हा मोठा घोटाळा आहे. सर्व स्तरावर मुद्देला विषय आहे. आपल्याला पाहिजे की या विषयामध्ये काय झाले, काय अनियमितता झाली. वर्तमानपत्रातून याच्यावर प्रचंड आणि लोकल टीव्ही याच्याचे सगळे बरोबर आपण ऐकले आणि तेव्हा तुम्ही पत्रकार जेव्हा नागरिक विचारले की नेमके किती भूखंड आहे आम्ही सांगू शकत नाही सभागृहाचे सदस्य. मागच्या वेळेस जेवढं आपण स्पष्ट होतो की केव्हापासून हे प्रकरण झाले त्याची माहिती सभागृहात दिली असती आम्ही बाहेर घेऊ शकलो असतो. ज्या काही लोकप्रतिनिधींना हा विषय पूर्ण समजला नाही त्यांनी प्रश्न टाकला. आता तुम्ही ज्यांची मिटिंग बोलवली त्याच्यात पत्र शासनाचं वाचलं की 24/10/2010 ते 2011 पर्यंत तुम्ही हे प्रकरणाचे भूखंडाचं श्रीखंड झालं असं जसं आधीची आपण त्या बाबतीत एक सन्माननीय सभापती महोदय, मागच्या सभेमध्ये तुम्ही वेगळे बोलले, आम्ही बोललो, कोण दिलगिरी बोललो. त्याला माहित झाली शहरात एक प्रकारचा भयंकर निर्माण झाला. जे इन्व्हेस्टर्स आहेत ते छोटे छोटे ज्यांनी लोकांनी फ्लॅट विकत घेतले त्यांच्या मनामध्ये कुठेतरी भीती निर्माण झाली की मी इन्व्हेस्ट केलेला पैसा कुठेतरी असुरक्षित झालेला आहे. आणि 1 महिन्याचा कालावधी उलटून गेल्यावर मागच्या सभेमध्ये अहवाल आला नाही, आम्ही कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्याच्यानंतर आपण सन्माननीय सभापती महोदय आपण असे निर्णय दिले की पुढच्या सभेमध्ये ठेवल्या. मागच्या सभेपासून तर या सभेच्या कालखंडामध्ये 1 महिन्यामध्ये पुलावरून बरंच पाणी वाहून गेलं. या सभागृहामध्ये चर्चेला आणि विचारण्याचा असलेला हा प्रश्न राज्याच्या विधानमंडळामध्ये उपस्थित केला गेला आणि राज्याच्या विधानमंडळामध्ये उपस्थित केल्या गेल्यानंतर शासन स्तरावरून काही निर्देश काही त्यासंबंधीचे धोरणात्मक निर्णय त्या ठिकाणी झाले ते आम्ही वृत्तपत्राच्या माध्यमातून वाचले. या 39 याच्यामध्ये फार मोठं काहीतरी गबाड आहे, फार काहीतरी मोठ्या मोठ्या ऍडजस्टमेंट सुरू आहे आणि आपल्याला सांगितलं जात नाही. सन्माननीय सभापती महोदय, तुमच्या आमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ही घटना आहे. आणि म्हणून माझा सरळ प्रश्न आहे की अहवाल का ठेवल्या गेला नाही, का ठेवल्या जात नाही अहवाल. हे जे कागदपत्र आहे, हे जे पत्र आहे शासनाकडून आलेले, सन्माननीय सभापती महोदय, हे पत्र जर आज सभागृहापुढे आले असते तर त्याच्या बाबतीत धोरण ठरवतात. सभापती महोदय आपल्याला सांगितलं जिससे आम सभा सभागृह में अच्छी खासी गर्मा गर्मी हो गई. पिछली आम सभा में भी अहवाल पेश करने की मांग उठी थी, जिस पर आगामी आम सभा में यह अहवाल पेश करने का आश्वासन दिया गया था. पर शनिवार की आम सभा में ये प्रशासकीय अहवाल प्रस्तुत न होने से सदन गर्मा गया. 39R के मुद्दे का अहवाल तैयार करने जो चौकसी समिति नियुक्त हुई है, उस कमेटी के प्रमुख आगरकर को पूछे जाने पर इस अहवाल की जानकारी भी दी गई, पर अहवाल सुना सकते हो तो प्रस्तुत क्यों नहीं करते. क्या दोषियों को बचाने के लिए हड़बड़ी हो रही है, ऐसा तीखा सवाल भी सभागृह में पूछा गया, जिस पर दिगंबर ढाके ने यह आरोप लगा डाला कि राष्ट्रवादी ने ही ये मुद्दा उपस्थित किया था और वो ही ये मुद्दा दबाना चाह रही है. 1.5 घंटे तक गर्मा गर्मी चलने के बाद आखिरकार आम सभा को स्थगित कर दिया गया. आम सभा स्थगित किए जाने के बाद मनपा महापौर एडवोकेट शेड़के ने ली पत्रकार परिषद में ये घोषणा की गई कि आगामी 2 सितंबर को विशेष आम सभा बुलाकर ये मुद्दा पूरी तरह से निपटा जाएगा. कार्यवृत्तांतावरती चर्चा होत असताना 40R खालील जे अभिन्यास मंजुरी करता मागील सभेमध्ये जे निर्देश दिले गेलेले होते तो अहवाल मागवला होता. तो अहवाल मागणी समोर आली, परंतु त्या दरम्यान चर्चाही झाली आणि अहवाल आलाच पाहिजे किंवा अहवाल का देऊ शकत नाही याच्याबद्दल प्रशासनाने आपली भूमिका मांडत असताना असं सांगितलं की याकरता शासनाकडून काही पत्र आलं आणि 3 सदस्यीय समिती म्हणजे सहाय्यक नगर रचना या संबंधात चौकशी करत असल्यामुळे प्रशासन आपल्या स्तरावरती असं काही अहवाल ठेवू शकलं नाही आणि मागील आठवड्याचा वेळ संपूर्ण त्याच प्रकरणात गेल्यामुळे अहवाल तयार करायला काही वेळ मिळाला नाही. परंतु या संदर्भात प्रशासनाला आम्ही सांगितलं की वस्तुस्थिती अहवाल ठेवा की आतापर्यंत काय काय वस्तुस्थिती नेमकी झाली, काय काय कोणत्या सभेमध्ये असा विषय निघाला होता आणि तेव्हापासून कोणते विविध घटना याच्यामध्ये घडलेल्या आहेत त्याचा वस्तुस्थिती अहवाल सभागृहासमोर ठेवा, निष्कर्ष गरज नाही. आणि त्या चर्चेच्या दरम्यान प्रश्न उपस्थित झाले होते
की अमरावती महानगरपालिकेमध्ये तुकडाबंदी कायदा लागू नाही किंवा त्याचबरोबर 40R खाली ज्या जमिनी आहेत त्यांना MRTP ॲक्ट म्हणजे महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लॅनिंग ॲक्ट अनुसार 10% जागा सोडायची प्रावधान कुठं कायद्यात नाही. त्याचबरोबर महसूल कायद्याचे नुसार तुकडा करणे, शेताचा तुकडा करणे हे अधिकार महसूल विभाग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येतात, ते आपल्याकडे महानगरपालिकेकडे नाही. म्हणून तसा जर काही तुकडा करून जर जमीन आली आणि त्याचा अभिन्यासासाठी जर तिथे प्रकरण दाखल होत असेल तर नियमात बसवून ते नियमानुसार त्याला अभिन्यास मंजुरी द्यावी लागते. परंतु एक गोष्ट आणखीन एक विशेष झालेली आहे की या कायद्यामध्ये अशा तरतुदी असल्यामुळे याच्यात दुरुस्ती होणे गरजेचं आहे. तर अमरावती महानगरपालिका एक अशी महानगरपालिका असेल की विकास आराखड्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचं प्रावधान सुद्धा प्रशासनातर्फे मांडण्यात आलेलं आहे की 40R खालच्या ज्या जमिनी आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा खुल्या जागा सुटाव्यात याकरता सुद्धा एक नियमावली दुरुस्ती करणे गरजेचं आहे. तशी दुरुस्ती करण्यासंबंधीची नियमावली सभागृहासमोर आज प्रशासनाकडून मांडण्यात आलेली आहे. यापूर्वी शहर सुधारमध्ये सुद्धा यासंबंधी चर्चा होऊन तसं दुरुस्तीचा प्रस्ताव पारित झालेला आहे. त्यामुळे माझ्या मते एक अमरावती महानगरपालिका अशी एक महानगरपालिका असेल की या कायद्यात जी तरतूदची अडचण आता सध्या चाललेली आहे त्याला दुरुस्त करण्याचं संबंधीचा प्रस्ताव पारित करण्याचं सुद्धा प्रशासनाकडून आलेलं आहे. ते सुद्धा येत्या स्थगित सभेमध्ये सभागृहासमोर ठेवून त्याच्यावरती निश्चितपणे विचार विमर्श करून काहीतरी निश्चितपणे त्याच्यात दुरुस्ती करण्याचं महानगरपालिका. तो राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष अविनाश मार्डीकर ने विधायक रवि राणा पर प्रहार करते हुए ये आरोप लगाया कि रवि राणा ने ये मुद्दा मंत्रालय ले जाकर उसकी दिशा ही पलट डाली. मंत्रालय से जारी निर्देश विधायक राणा के माध्यम से मीडिया तक पहुंच गए पर मनपा के पार्षदों तक नहीं पहुंच पाए. त्या पेपरमधून ज्या सूचना वाचल्या झाल्या त्या सूचना अजूनपर्यंत आपल्याला प्रशासनाकडून कुठेही मिळालेल्या नाही. म्हणजे आपण किती अंधारात आहोत. आम सभा की कार्रवाई देखने पर यही उजागर हो रहा है कि सभी इस मुद्दे को सुलझाने की नहीं बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही धन्यता मान रहे हैं. आम सभा के बाद शहर के जाने माने नगर सेवकों और पूर्व महापौरों से हमने जानी उनकी प्रतिक्रियाएं. 39R संदर्भात जे अमरावती शहरातील 1992 पासून लेआउट झालेले आहेत त्या संदर्भात जे खुली भूखंडाची खेळण्याची जागा सोडली नाही त्या संदर्भातला अहवाल मागील 2 सभेपासून आमसभेने मागितला होता. प्रशासनानं तो अहवाल याही आमसभेत ठेवला नाही. त्याच्यामुळे त्या परवानग्या कशा दिल्या गेल्या, त्यात दोषी कोण आहे या संदर्भातली सुकृतदर्शनी माहिती आमच्या समोर आली नसल्यामुळे आज हे सभागृह याच विषयावर स्थगित करावं. संपूर्ण माहिती आल्यानंतर दोषी कोण आहे, कोणी या संदर्भात या प्रशासनाने असो की मग बिल्डरने असो कोणी यात या संदर्भातल्या सगळ्या युक्त्या कृत्या सगळ्या तयार करून या गावातल्या खुल्या भूखंडाला न सोडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर फिक्स करून जे काही कायद्यानं आणि नियमात आमच्या ज्या काही अधिकारात आमच्या नियमात ज्या काही तरतुदी आहेत त्या तरतुदीला अधीन राहून संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर आम्ही निश्चित त्यांच्यावर कारवाई करू. पिछले सभा में जो निर्णय हुआ था कि उसके बारे में का वस्तुस्थिति दर्शक अहवाल सभा के सामने रखा जाएगा और इस बार भी वो अहवाल उसमें नहीं था. तो हम लोगों ने ये मांग की कि भाई आप अहवाल क्यों नहीं रखते, क्यों छुपाया जा रहा है हमारे से सारी चीजें. अगर ये सभागृह अगर स्वायत्त है और ये सभागृह अगर इसमें निर्णय करने वाला है, जो भी है शासन के स्तर पर क्या हुआ, क्या वस्तुस्थिति है, क्या होना चाहिए, इसका बहुत बड़ा एक मतलब उसका इम्पैक्ट जो है पूरे शहर पे है. यही एक इंडस्ट्री है जो लाइव है. आपको मालूम है हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व है जो प्लाट के लेना बेचने के काम करते हैं, ब्रोकर है, इन्वेस्टर है. सब लोगों में बहुत दहशत है और ऐसा रहते हुए ये माहिती हमारे सामने क्यों नहीं रखी जाती. ये सभागृह का अवमान है और हमने तो कभी 10 साल में ऐसी स्थिति नहीं देखी कि हमने कुछ निर्देश दिए और वहां पर नहीं आता है. इसका मतलब लोगों के दिल में और दहशत है, डर है. और दूसरा ये भी है कि ये छुपाया क्यों जा रहा है. हमने कहा भाई आप वस्तुस्थिति दर्शक अहवाल दीजिए, उसके बाद में हम इसके बारे में का धोरणात्मक निर्णय करेंगे. अगर हमको अधिकार है तो हम करेंगे, अगर हमारे को अधिकार अभी नहीं बचा है प्राप्त स्थिति में, अगर सरकार की तरफ है तो सरकार के साथ में गुजारिश करेंगे. लेकिन यहाँ का जो प्लाट धारक है जिसने शासन का सिक्का लगा है, महापालिका का सिक्का लगा है, इसलिए जिसने प्लाट बिकत लिया, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना यह हमारी जिम्मेदारी है. हम ऐसा मुख्य दर्शक बन के इस चीज को नहीं देख सकते. हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व है.
तो हम ये चाहते थे कि जब तक ये अहवाल नहीं आएगा, रिपोर्ट नहीं आएगा, तब तक हम निर्णय करने की स्थिति में नहीं थे। और आपने देखा होगा सभागृह में, वहां पर अहवाल पढ़ रहे थे मुंह से, लेकिन हमारे को नहीं दे रहे। यहाँ तो इतनी खराब स्थिति हमने जिंदगी में पहली बार देखी है। आपको लगता है कि अधिकारियों पर से सत्ताधारियों का ये हट गया? नहीं, ये तो बात स्पष्ट रूप से दिख रही है। निर्देश देने के बाद में भी अगर वो नहीं देते हैं और फिर बार बार उनको पूछा जाता है सभागृह में, आप दे सकोगे क्या, आप कितने दिन में दे सकोगे, फिर हम जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं उनका क्या अंकुश है? हमने तो उनको निर्देश देना चाहिए, 8 दिन के अंदर अगर नहीं देते तो शासन को विनती करना चाहिए। ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए हमको। जो हजारों लोगों के जीवन से जुड़ी हुई बात है, मीडिया में जो रोज छा रहा है, महाराष्ट्र के सभी वृत्त पत्रों में अमरावती में ऐसा घोटाला हुआ करके बड़ी बड़ी हेडलाइंस आई, और जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, हम उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है महानगर पालिका, हमारे सामने एक कागज नहीं रखा जाता। जो शासन की तरफ से पत्र आए, वो पत्र सभी सामान्य नागरिक के पास आज उपलब्ध है, लेकिन नगर सेवक के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, ना हमको दिए जा रहे हैं। ये छुपाने की इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये हमको जानना है। इसलिए हमने आज ये कहा, और सम्माननीय प्रदीप बाजड़ जी ने ये सूचना रखी थी कि जब तक ये अहवाल नहीं आएगा सभा स्थगित हो जाए, और सभा स्थगित हुई। मुझे बहुत इसके बारे में मैं आभार मानता हूँ महापौर जी का कि उन्होंने आज पहली बार ऐसी कणकर भूमिका ली है, और अगले बार जब अहवाल आएगा तो हम देखेंगे इसमें नियम के हिसाब से अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, अगर कोई दोषी नहीं है तो बिना मतलब का बतंगड़ भी नहीं बनना चाहिए। ये बहुत नाजुक इश्यू है। आपने देखा होगा अमरावती की जो इंडस्ट्री है, वो केवल इतनी इंडस्ट्री बाकी आज ये भी खत्म हो गई है। गए 1 महीने से कोई प्लाट का लेवा देवा सब बंद पड़ चुका है। इसको भी बचाना हमारा काम है। अगर हम लोग यहाँ बैठते तो हमारा ये उत्तरदायित्व है, इसका निर्वाह हम प्रॉपर अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर बैठने का भी हमको कोई अधिकार नहीं है। हमने खो चुके हैं हम लोग ये अधिकार। 39R विषय अमरावती महानगरपालिकेच्या सभागृहाने सुरू केला काही सदस्यांनी, आणि तो विषय एकदा सुरू झाल्यावर मग विधानसभेच्या सभागृहात पोचला, आणि एकंदरीत गावातलं सगळं वातावरण 39R संदर्भात भ्रमित झालं, संभ्रमात पडलं। आणि आता जी सभागृहामध्ये अनेक सदस्यांनी जी मागणी केली ती योग्य आहे की 39R संदर्भातला अहवाल सभागृहात सादर झाला पाहिजे, आणि त्यामुळं सभागृह केवळ एका विषयामुळं आज स्थगित करण्यात आलं, आणि येत्या 8 दिवसात तो अहवाल पूर्ण 39R सभागृहात सगळ्या सन्माननीय सदस्यांना सादर केल्या जाईल असं या ठिकाणी सांगितलं गेलं। म्हणून आम्हालाही विश्वास आहे की येत्या 8 दिवसात 39R संदर्भातला संपूर्ण अहवाल सर्व सन्मान्य सदस्यांना प्राप्त होईल। आजच्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये अतिशय कडक भूमिका आम्ही घेतली होती। त्याचं कारण असं आहे की भूखंडाचा जो घोटाळा म्हणून प्रकरण गेले 15-20 दिवसापासून सारखं पेपरला येत आहे, आणि विधानसभेमध्ये काही प्रश्न झाले होते, आणि त्याचा अहवाल महानगरपालिकेच्या सभागृहासमोर ठेवावा असे निर्देश माननीय महापौरांनी गेल्या 2 महिन्याच्या आदल्या मीटिंगमध्ये दिले असूनही प्रशासनाने अहवाल न ठेवल्यामुळं आज आम्ही अशी कडक भूमिका घेतली की जोपर्यंत अहवाल सभागृहासमोर येणार नाही तोपर्यंत आम्ही ही सभा होऊ देणार नाही। कारण हा विषय कुठेतरी सत्यता या विषयाची समोर आली पाहिजे, हा दृष्टिकोन त्याच्या पाठीमागे आमचा होता, आणि तो भविष्यातही राहील। आणि या प्रकरणाचं दूध का दूध पाणी का पाणी आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। अमरावती महानगरपालिका BBMC ऍक्ट प्रमाणे चालते, त्यामध्ये ही एक स्वायत्त संस्था आहे, आणि त्या संस्थेवर लोकांचा अतिशय विश्वास आहे, आणि त्या विश्वासाला तडा जाऊ नये यासाठी 39R विषय हा पूर्ण पारदर्शकपणे या ठिकाणी हाताळला गेला पाहिजे, म्हणून तसे निर्देश महापौरांनी मागच्या सभेमध्ये अहवाल ठेवण्याविषयी दिले होते। परंतु प्रशासनाने आजच्या सभेमुद्दा सुद्धा अहवाल ठेवला नाही, त्यामुळे सदस्यांना चर्चेच्या वेळी कोणत्या विषयावर नेमकी चर्चा करायची, शासनाकडून किंवा प्रशासनाकडून कोणते मुद्दे अहवालात यायला पाहिजे होते, जे मुद्दे यायला पाहिजे ते आले नव्हते। त्यामुळे सर्वांनी एकमुखी मागणी केली आणि अहवाल मागितला, तो अहवाल सादर न केल्यामुळे आजची सभा स्थगित झालेली आहे। लोकांना
सर्वसामान्य लोकांनी जे प्लॉट घेतलेले आहे त्यांच्यावर सुद्धा अन्याय होऊ नये अशी या सभागृहाची भावना आहे आणि त्यांना न्याय देण्याचं काम हे सभागृह नक्कीच करेल. परंतु जे दोषी आहेत त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे आणि ज्यांचा दोष नाही त्यांना विनाकारण त्यांच्यावर कारवाई होऊ नये असं या सभागृहाचं मत आहे आणि त्या दृष्टीने अहवाल यावर नक्की चर्चा होईल व तशी भूमिका घेण्यात येईल. 39 आत्महत्या आज ज्या सभागृहामध्ये संपूर्ण सदस्याचं सभागृहामध्ये जो अहवाल पटलावर यायला पाहिजे होता तो आज प्रशासनाच्या वतीनं ठेवला गेला नाही. त्या संदर्भातली सविस्तर चर्चा सभागृहामध्ये झाली. कारण तो सभागृहाचा अधिकार आहे. एखादा अहवाल जर पटलावर यायचा असेल तो पटलावर यायला पाहिजे आणि जनसामान्य पुऱ्या गावामध्ये जनता सर्वप्रमाणात पडलेली आहे की या महानगरामध्ये 200 कोटीचा घोटाळा झाला, परंतु असं होत नसतं. परंतु जे अधिकार आहे, जे शासनाचे GR आहे, सर्वे आहे 1992 पासून जे भूखंड झाले असतील त्याचा पटलावर अहवाल येऊन या जनतेला सुद्धा समजलं पाहिजे, इथल्या बिल्डरांना सुद्धा समजलं पाहिजे. कारण शहर हे सभागृह इथल्या बिल्डर ओपन भूखंड ओपन पेस हे राहिले पाहिजे का जेणेकरून या शहरातला मोकळी जागा ही अबाधित राहून जेणेकरून त्याचं विकसित झालं पाहिजे, जेणेकरून त्या वार्डातला नागरिक किंवा नेहरू मैदानात येणार नाही खेळासाठी. म्हणून प्रत्येक लेआउटमध्ये तिथं ओपन पेस असलंच पाहिजे. ओपन पेस असून तिथं सुविधा ज्या नागरिकांची झाली पाहिजे या मताची या सभागृह होतं आणि येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये सभापतींनी सांगितलं की अहवाल पटलावर येईल. पटलावर अहवाल आल्यानंतर निश्चित त्यावर सविस्तर चर्चा होईल आणि या शहरातला जो प्रश्न अनेक दिवसाचा प्रलंबित होता तो कायम प्रत्येक सुटका होईल असे सभागृहाचं आजचं वातावरण होतं. असंच येणाऱ्या अहवालावरून निश्चित या शहराला एक दिशा आणि तो अहवाल आल्यानंतर त्या दिशेनं त्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन या शहराचा जो प्रश्न होता जी या सभागृहाची बदनामी झाली होती तो निश्चित येईल. याच्यामध्ये कोण आहे तो धरला असेल तर निश्चित शिक्षा झालीच पाहिजे. कारण सभागृह पोटतिडकीने सदस्यगण त्या विषय मांडतात पण त्याला प्रशासन वतीने तिलांजली दिला जाते, त्याला दुसरा मार्ग दिला जाते. ते सभागृह कदाचित बर्दाश्त करणार नाही. जर यांनी 7 दिवसात ठेवला नाही तर या सभागृहामध्ये सर्व सदस्य आम्ही आयुक्ताला व ADDP अधिकारी त्याला घेराव करू आणि आमचा मार्ग आम्ही सहज उपलब्ध करून घेऊ. तो मुझे दुख इस बात का होता है कि सभागृह में 86 सदस्य 86 और 86 में से 6 सदस्य या 7 सदस्य वो विषय को लेके तड़मड़ी से लड़ते हैं. जो पेपर के माध्यम से ये शहर में जो वातावरण खराब किया गया, जो लोगों के माध्यम से किया गया, जो पार्टी के इधर से किया गया, आज वही लोग ये विषय को कहीं तो भी दबाना चाहते हैं. मैं इसके पहले बोला हूँ कि इसमें हमारा 15 साल का यहाँ का अनुभव है कि कोई महापौर कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं, कोई पदाधिकारी इन्वॉल्व नहीं. लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि जब ये विषय इस पे आ गया, निर्णय के ऊपर आ गया, इस गांव के मैदान खत्म हो गए और वो विषय को इतनी सब परिस्थिति अपने सामने अपने आंखों के सामने है, इतना होने के बाद भी कहीं तो भी रिलैक्सेशन देने की जो उनकी जो सोच मुझे दिखी सभागृह में, उसके ऊपर से कुछ देर हंगामा खड़ा हुआ. जो सम्मान्य सदस्य है राष्ट्रवादी पक्ष के, उन्होंने ये विषय निकाला और कहा कि यहाँ गांव में इतने कोटी का भ्रष्टाचार भूखंड हो गया, भूखंड का भ्रष्टाचार हुआ है. तो हम भी इस सदस्य के सदस्य है. इस नाते जब हम गांव में घूमते हैं तो पूछने वाले लोग हमको भी है. तो आज वही लोग इसको कहीं तो भी दबाने का षड्यंत्र रचा रहे. तो मेरी इसमें साफ और स्पष्ट भूमिका है कि जो 39R के नीचे के जो लेआउट हुए हुए हैं, उस लेआउट में ऐसे 8 से 10 लेआउट है कि जिसमें अधिकारियों ने उसको नकारा, ओपन प्लेस छोड़ने को लगाया और बाकी कुछ लेआउट उन्होंने मंजूर किए बहुत सारे. तो जितने भी लेआउट मंजूर हुए हैं उनको सब लेआउट को रिवाइज लेना चाहिए. और जो कुछ गरीब लोग हैं इस गांव के, उन्होंने जहाँ प्लाट लिया है तो वो प्लाट के बदले अगर वो सब लेआउट लोगों ने प्लाट लेके यहाँ घर बांधे होंगे, लैंड डेवलपर है, उससे उस प्लाट के नियम से पैसे वसूल करना चाहिए. आज आपने देखा होगा सभागृह में कि चर्चा का विषय का जब अधिकारी बोल रहे हैं कि 1981 में एक GR निकला है और वो GR के माध्यम से महानगर पालिका की NOC कलेक्टर को होना, और वो कलेक्टर जब महानगर पालिका की NOC आएंगी तभी वो टुकड़े पद्धत गिरा सकता. जब इतना होने के बाद यहाँ के भी अधिकारी को समझा नहीं और आज अपन वो किस मुंह से या किस विषय से अपन ही दबा रहे, तो अतिशय ये गलत बात है. मैं ये बोलता हूँ कि सभागृह में आज आप सभी लोगों ने, गांव के जो गणमान्य पत्रकार थे, आप टीवी माध्यम सिटी चैनल की इधर से भी ये विषय बहुत दिन से उछल रहा है. कई लोगों के मन में शंका कुशंका है कि कौन इसमें क्या करेगा. तो इस गांव में आज जो देश में अन्ना हजारे के माध्यम से भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और सब लोग कहीं तो भी सोच रहे, तो मुझे लगता है कि जो लोग वो लोगों को मदद करना चाहते हैं उन्होंने भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए.
39 भूखंड मामले पर आज आम सभा महानगर पालिका की काफी गरमाई गई। शुरुआत में 10 मिनट के लिए स्थगित हुई आम सभा, फिर से जब शुरू हुई तो सदन में काफी गर्मा गर्मी चली इस मुद्दे को लेकर, और कई लोगों ने मांग की कि प्रशासन अपना अहवाल पेश करे, और अहवाल पेश न करने की वजह से आज ये आम सभा स्थगित कर दी गई। आने वाले 8 दिनों के बाद ये पूरे मामले पर प्रशासन अपना अहवाल पेश करेगा सदन में, इस सभागृह के अंदर में, और उस पर फिर आने वाले आम सभा में चर्चा होगी। लेकिन पूरी आम सभा गरमाई इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि लोगों में और सदस्यों में यह भ्रम था कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग परेशान हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, जिन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, उनको इसमें न्याय मिलना चाहिए। तो पूरी इस मामले में यही भूमिका रही कि आज इस सदन को अहवाल के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल त्योहारों का मौसम जारी है। सारे धार्मिक त्योहार एक साथ मनाने की खुशी चोरों की टोली ग्रहण लगा सकती है। आए दिन नित नए वारदातें उजागर हो रही है, और ये वारदातें उजागर होने से शहर पुलिस ने त्योहारों के दिनों में रात के गश्त ज्यादा बढ़ा देने की मांग शहरवासी कर रहे हैं। कुछ महीने पहले शहर के बकुल इलेक्ट्रॉनिक्स और खंडेलवाल ज्वेलर्स में जो चोरियां हुई थी, इन चोरियों ने महानगर में अच्छी खासी खलबली मचा दी थी। शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने समय तत्परता और मॉरल पुलिसिंग का परिचय देते हुए दोनों वारदातों के आरोपियों को धर दबोच से जाने के बाद शहरवासी कुछ हद तक स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे थे। उसके बाद गांजा तस्करों ने पुलिस के नाक में दम कर दिया। कई गांजा तस्कर विक्रेता धरे गए, जिससे शहर में बड़े पैमाने पर अमली और नशीले पदार्थों की तस्करी होने की बात भी पुलिस या कार्रवाई से उजागर हुई। अब शहर में शातिर चोरों की टोली ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। राजरसिक के 3 शटर, 2 चैनल गेट गैस कटर से काट कर तोड़ने वाले ये चोरों की टोली बड़ी शातिर है। ये तो साफ होता ही है। इन चोरों की टोली ने नमूना के 3 दुकानें फोड़कर ये साबित कर दिया कि चोरों के अभियान में वो महारत हासिल शातिर चोर हैं। कुछ मानसिक विकृति का प्रदर्शन भी इन वारदातों में हुआ है। शायद पुलिस का ध्यान बांटने या ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए ये करतूत हुई हो। फिलहाल त्योहारों का मौसम जारी है। त्योहारों के मौसम में चोरों की टोली भी सक्रिय होती ही है। इसीलिए पुलिस ने रात के गश्त बढ़ाकर आपराधिक गतिविधियां रोकने के कारगर प्रयास करने चाहिए, ऐसी मांग शहरवासी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, ताकि त्योहारों की उमंग को चोरों की ये टोली ग्रहण न लगा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज दिल्ली से सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। जन लोकपाल पर अन्ना हजारे का आंदोलन, और अन्ना हजारे के आंदोलन को पूरे हुए 5 दिन, और देश में अन्ना का बढ़ता जन समर्थन, ये सारी घटनाओं को देखकर प्रधानमंत्री की यही हालत है कि विरोधियों का तीखा प्रहार प्रधानमंत्री पर जारी है। कहीं ना कहीं शायद प्रधानमंत्री के मन में यही होगा कि सुनो, मुझे भी लोकपाल के दायरे में आखिरकार ले लो ही, मुझे कोई ऐतराज नहीं। कुछ ऐसे ही दर्शाता है प्रधानमंत्री की दशा को आज का हमारा ये कार्टून। कैसा रहा आज सब्जियों का भाव? आइए डालते हैं एक नजर सब्जियों के बाजार भाव पर। हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद कैसा रहा आज दिन भर शहर के मौसम का हाल? आइए एक नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। शनिवार को सुबह से ही शहर का मौसम और शहर का आसमान बादलों से घिरा रहा। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शनिवार को 59% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 22। रविवार को मौसम विभाग द्वारा बरसात होने के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन शहर का तापमान रविवार को 1% बढ़ जाएगा, यानी अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। अपने 15 महीने पहले के निचले स्तर पर पहुंच गया है सेंसेक्स। कैसा रहा आज दिन भर सेंसेक्स का हाल? एक नजर में आज के शेयर मार्केट पर। कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज काफी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 4900 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया, जबकि
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 328 अंक यानी 1.99% की कमजोरी के साथ 16,142 पर रहा, जबकि निफ्टी 98 अंक यानी 1.99% की गिरावट के साथ 4,846 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.05% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.36% और बीएसई स्मॉल कैप में 2.01% की गिरावट रही। आज के कारोबार में आईटी और कैपिटल गुड्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। अमेरिका में मंदी की आशंका और यूरोपीय बैंकों की बिगड़ती सेहत की चिंता से आज सुबह एशियाई शेयर बाजारों में बिकवाली का दबाव दिखा। इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और बाजार खुलते ही निफ्टी 4,900 के स्तर के नीचे फिसल गया और जब मार्केट बंद हुआ तो दोनों भी गिरावट के साथ ही बंद हुए। अभी तक आपने देखे समाचार, आइए डालते हैं एक नजर कुछ खास खबरों पर। विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच बंबई शेयर बाजार का सूचकांक गुरुवार को 371 अंक की गिरावट के साथ 15 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। मुद्रास्फीति की ऊंचाई दर के कारण ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका का भी बाजार मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ेगा और ये आशंका सही रही और इसका असर नकारात्मक बाजार पर पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में मजबूती के साथ खुला, लेकिन अंत में ये 371 अंक की गिरावट के साथ 16,469 अंक पर बंद हुआ। इससे पहले 24 मई 2010 को यह स्तर देखा गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 112 अंक नीचे गिरकर 5,000 अंक के नीचे आ गया और 4,944 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 21% भारांश रखने वाला रिलायंस इंडस्ट्री और इन्फोसिस के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा आईटी, बैंक, मेटल और कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। कारोबारियों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख से धारणा पर नकारात्मक असर पड़ा। निवेशकों ने खाद्य मुद्रास्फीति में हल्की गिरावट को नजरअंदाज किया। निवेशकों में ये चिंता बनी हुई है कि रिजर्व बैंक नीतिगत दरों में वृद्धि कर सकता है। खाद्य मुद्रास्फीति 6 अगस्त को समाप्त सप्ताह में घटकर 9.035% हो गई थी, जो इससे पूर्व सप्ताह में 9.9% थी। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। स्थानीय शहर कोतवाली पुलिस थाने में शहर के व्यापारी और पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस बैठक में एसीपी महाजन, उपायुक्त संजय लाटकर, थानेदार शिवाजीराव बचाटे, शहर के व्यापारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस बैठक में शहर में अचानक बढ़ी चोरियों पर तुरंत लगाम कसने हेतु व्यापारियों को कुछ दिशा निर्देश दिए गए। आपके दुकान में क्या हो सकता है, इमरजेंसी सीढ़ियाँ कहाँ से लगाना जरूरी है, नहीं है तो किस तरीके से इमरजेंसी का कपड़े का झूला बना के नीचे आ सकते हैं, ये सब चीजों का ड्रिल प्रैक्टिकल होता है। जैसा स्कूल में हम लोग दे रहे हैं कि भाई कुछ होगा तो टेबल में कैसे छुपना है, किस तरीके से एंगल में जाना है, ये सब चीजें करना है। लेकिन अब ऐसा हुआ था कि अभी हम लोग बड़े इंस्टीट्यूशन का सोच रहे थे कि स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, फिर बाद में इंडिविजुअल दुकान पे आना, लेकिन आज सब्जेक्ट निकल गया। तो यही बता रहा हूँ कि सीसीटीवी, अत्याधुनिक उपकरण, सायरन आदि का प्रयोग सभी व्यापारी शुरू कर दे, ऐसी जानकारी भी व्यापारियों को इस बैठक में दी गई। नवयुवक मित्र मंडल की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य दहीहंडी स्पर्धा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी सोमवार 22 अगस्त को स्थानीय राजकमल चौराहे पर यह दहीहंडी स्पर्धा का आयोजन किया गया है। विजेता गोविंदा टोली को प्रथम पुरस्कार 31,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और एक प्रोत्साहन पर पुरस्कार, ऐसे 3 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ऐसी जानकारी आयोजकों ने एक पत्रकार परिषद में दी। जास्त संख्येने येऊन आमच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, आमचाही उत्साह द्विगुणित करावा आणि हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई इथं जे एकत्र येऊन डीजेच्या तालावर नाचतात ते पाहून एक मन वेगळंच प्रसन्न होते। त्यासाठी कोणत्या पिक्चरची किंवा कोणत्या याची आम्हाला आवश्यकता नसते। हे दहीहंडीचा कार्यक्रम पाहिल्यावर 15 दिवस तर महिनाभर तर आम्ही फक्त त्या क्षणचित्रात असं विसावलेलो असतो। तर असा हा कार्यक्रम आयोजन करत आहोत। तरी अमरावतीकर जनतेने आम्हाला जास्तीत जास्त सहकार्य देऊन आम्हाला कार्यक्रम अजून वाढवण्याची प्रेरणा द्यायला। दहीहंडीचा कार्यक्रम दरवर्षी साजरा केला जातो। त्यामुळे 8व्या वर्षात दहीहंडीचा कार्यक्रम राजकमल चौकात एक सोपाच्या सहकार्यानं साजरा होतो आणि सकाळी 9 वाजतापासून या कार्यक्रमाला सुरुवात होते आणि सकाळी
सकाळी 9 वाजता इथं पूजा होईल. पूजा झाल्यानंतर थोडीशी दाम्पत्य पूजा करतील. पूजा झाल्यानंतर आमच्या टीम आलेल्या आहे. 11 टीम आम्ही या मंडळाला घेणार आहे. 11 प्रत्येक टीमला आम्ही 6 मिनिटं देणार आहे. या 6 मिनिटाच्या हिशोबानं 11 टीमचे जे पिरॅमिड राहतात आणि 22 फुटापर्यंत ही हंडी राहील. 26 फुटावरती 26 फुटापर्यंत ही हंडी राहील आणि 26 फुटापर्यंत जो हंडी तळा ठीक आहे. एकाच वेळी जर 2 टीमा हंडी फोडत असो पहिल्या बक्षीस तर आपण त्याच्यात टायमिंग मोजलेलं जरा कमी टाईममध्ये जे हंडीपर्यंत मोजतात त्यांना पहिलं बक्षीस देतात आणि दुसऱ्या टाईममध्ये जे मोजतात त्यांना दुसरं बक्षीस देतात. अशा हिशोबाने त्या बक्षिसाची टाईम. अगस्त माह के अंत में जैन पर्युषण पर्व शुरू हो रहा है। इस पर्व के दौरान पूरे देश के कत्तलखाने बंद रखे जाए और मांस बिक्री पर निर्बंध डाला जाए, ऐसे आदेश उच्च न्यायालय से निर्गमित हुए हैं। इन आदेशों का महानगर में सख्ती से पालन किया जाए, इस आशय का निवेदन जैन सकल संघ की ओर से मनपा आयुक्त एवं महापौर को सौंपा गया। बता दें कि जैन धर्म में मांसाहार वर्जित है, इसी वजह से पर्युषण पर्व में मांस बिक्री पर पाबंदी लगाई जाती है। इमेजिनेशन इंडिया कंपनी के सदस्य बनने पर मुफ्त में प्लॉट दिया जाएगा, ऐसा झांसा देकर ये कंपनी लोगों को गुमराह कर पैसे ऐंठती है, ऐसा आरोप कथित भुक्तभोगी प्रवीण गोरड नामक व्यक्ति ने लगाया है। इस आरोप के खुलासे हेतु जब इमेजिनेशन हॉलिडे रिसोर्ट के प्रबंधकों से इस आरोप पर जवाब तलब किया गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये जानकारी दी कि यहाँ किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की जाती और कंपनी का कारोबार पूरी तरह से न्यायिक है। सर्वप्रथम इमेजिनेशन रिसॉर्ट कडून आम्हाला सकाळी फोन आला की तुम्हाला गिफ्ट लागलेला आहे म्हणून। याच्यामध्ये गोव्याचा हॉलिडे पॅकेज आणि किचनवेअर हे लागलेलं म्हणून आम्हाला फोन आला। इथे आल्यानंतर आम्हाला त्यांनी 1.5 तास बसायला सांगितलं, आमचा काही प्रोग्राम आहे तो त्यांचा 25 ते 30 मिनिटात समजावून सांगण्यात आला त्यांनी। तरी सुद्धा जबरदस्तीने आम्हाला गिफ्ट घ्यायचा आहे म्हणून त्यांनी 1.5 तास जबरदस्तीने आम्हाला बसून ठेवलं। वेळेचा दुसऱ्याच्या वेळेचा काहीही विचार न करता जबरदस्तीने आम्हाला बसून ठेवलं। हे जे गिफ्ट दिलेलं आहे कंपनीने याची मार्केट व्हॅल्यू जास्त 15 ते 20 रुपये आहे। फोनवर खोटं सांगितलेलं किचनवेअर लागलं तुम्हाला बिग बाजार मधून लागलेलं आहे असं पूर्ण खोटंपणे सांगितलेलं। हे जे तिकीट दिलं यांनी सांगितलं फ्री पॅकेज टूर लागलेला आहे म्हणून, यातही हे लोक म्हणून आले की 2,500 रुपये तुम्हाला भरावं लागतात। चंद्रपुर से आया हूँ। हाँ, उन्होंने मेरे को फोन करके बताया था तो तुमको 2 गिफ्ट लग गए हैं, 2 गिफ्ट लग गए बोले, वो लेके जाओ बोले, तुमको फ्री में लग गया बोले। मैं वहाँ से यहाँ पे आया तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके 2,000 रुपये तुमको रजिस्ट्री के लगेंगे, फिर आके टिकट जो है बस चुतिया बनाने के काम कर रहे हैं। मीटिंग में ये बताया कि तुमको टिकट लग गई, वहाँ पर जाओ, यहाँ पर ऐसा करेंगे वैसा, रिसोर्ट में ऐसा है वैसा है सब। हमारे प्लॉट है, ये खरीदी करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। 95,000 रुपए का प्लॉट रहेगा, तो आप खरीदी करके ये करो। प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50,000 रुपए बताया। स्वर्गीय अंबादास पंत वैद्य के पुण्यतिथि के अवसर पर आंखों के निशुल्क शस्त्रक्रिया शिविर का आयोजन किया गया है। 10 व 11 सितंबर को विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रांगण में ये शिविर संपन्न होगा। इस शिविर में आंखों के व्याधि पर मुफ्त में शस्त्रक्रिया की जाएंगी। इस शिविर में भाग लेने इच्छुक आंखों की रोगी 21 अगस्त से अपना नाम दर्ज करा दे, ऐसा आह्वान आयोजकों की ओर से किया जा रहा है। पवित्र रमजान माह जारी है। इस माह में रोजदारों के लिए विभिन्न जगहों पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। हाल ही में स्थानीय साबनपुरा मस्जिद में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन संपन्न हुआ। विधायक राव साहेब शेखावत, पार्षद संजय शिरवाते, स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत, सिटी चैनल के नासिर जमाल, मुन्ना राठौड़, जीतू ठाकुर, हमीद शद्दा आदियों सहित कई मान्यवर इस रोजा इफ्तार पार्टी में सहभागी हुए थे। रमजान महीना रोजे रखने का और इबादत का महीना होता है। दिन भर रोजा रखने के बाद समय पर ही ये रोजा छोड़ना होता है, इसलिए रोजा इफ्तारी का विशेष महत्व रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है, अन्ना हजारे के नेतृत्व में बढ़ रहा जन आंदोलन और जन समर्थन देख अन्ना हजारे के नेतृत्व में बना जन लोकपाल बिल का मसौदा ही संसद में पारित किया जाए, ऐसी मांग युवा स्वाभिमान संगठन की ओर से की जा रही है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो सिविल सोसाइटी ने जन लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया है वही मसौदा पारित किया जाए, ऐसी मांग युवा स्वाभिमान संगठन ने जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में की। ज्ञापनकर्ताओं में कई स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं का समावेश था।
सराफा इलाके के कई नागरिकों ने अन्ना हजारे के समर्थन में घंटानाद आंदोलन कर जन लोकपाल बिल का समर्थन किया। कई नागरिक हाथों में घंटा लेकर इस घंटानाद आंदोलन में सहभागी हुए थे। सराफा बाजार सक्कर साथ से लेकर जवाहर गेट तक ये रॅली निकाली गई थी। की आमचा भ्रष्टाचार लवकरात लवकर बा संपवला पाहिजे आणि चांगलं अमरावतीमध्ये आणि सगळ्या भारतातही सगळा भ्रष्टाचार मुक्त झाला पाहिजे, यासाठी आम्ही कोणची अण्णा हजारेच्या माध्यमातून इथे आलेले आहोत। सन्माननीय अण्णा हजारे यांच्या ज्या काही मागण्या आहे या मागणीसाठी मागण्या केंद्र शासनाकडे ज्या करत आहे त्या पूर्ण झाल्या पाहिजे या दृष्टिकोनातून आज सर्व महिलांच्या वतीने जवळपास 200 ते 300 महिलांनी अण्णा हजारे यांना जाहीर पाठिंबा घोषित केला आणि या ज्या काही त्यांच्या भावना आहे त्या जिल्हाधिकारी मॅडम यांच्या मार्फत शासनाकडे पोहोचाव्या या दृष्टिकोनातून आज या सर्व भगिनी मीनाताई आगाशे, आशिष गावंडे, खुडसुळेताई आणि ज्या काही भगिनी इथे आलेल्या आहेत यांचा अण्णा हजारे यांना पाठिंबा आहे की हा भारत खरोखर भ्रष्टाचार मुक्त झाला पाहिजे, सर्वांना समान कायदा न्याय आणि प्रत्येकाला आपापला अधिकार मिळाला पाहिजे या दृष्टिकोनातून ही रॅली अन्ना हजारे समर्थनात ही रैली जिलाधिकार्यालयावर पहुंचली। तो दूसरी ओर सराफा के नागरिकों ने अन्ना के समर्थन में घंटानाद रैली निकालकर जन लोकपाल बिल का समर्थन घोषित किया। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुक्रवार की तर्ज पर शनिवार को भी उजागर हुई रहस्यमयी चोरी, नमूना की 3 दुकानों में सेंध। एक बकरा चाय, बीड़ी और चिलम पीने का शौकीन। 39 आर भूखंड मुद्दे पर मनपा की आम सभा स्थगित, 2 सितंबर को होगी विशेष आम सभा। 2011 के होमगार्ड भर्ती में भारी भ्रष्टाचार का आरोप और अंबानगरी में चोरों की टोली मचा रही है उत्पात, गश्त बढ़ाने की पुलिस से मांग। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए और समाचारों को सुनने के लिए और कार्यक्रमों को देखने के लिए आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।